जय हिंद दोस्तों। 200 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। 201 से अब हम स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर के लिए। देखिए, करंट का जितना भी है आप इसको एक बार देखते रहिएगा, ठीक है। जो भी आपको कहीं से न्यूज़, अभी की भी रीसेंट न्यूज़ मिलती है, प्लीज़ अपने नोट्स बना के रखिए, बिकॉज वही डेटा आपसे पूछा जा रहा है। बार बार आपको ये बताया जा रहा है पीवाईक्यूज़ के थ्रू कि रीसेंट डेटाज या फिर कुछ ऐसे डेटाज जो हिस्टोरिकली भी इंपॉर्टेंट हैं वो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको याद में रखना है। अब 2015-16 में क्या हुआ था वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए अगेन 2024-25 में जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए अपेयर होने वाले हैं तब ये आएंगे ही, स्पेशली स्टेट में। और जो आईएएस के जो क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वाइज आते हैं। आप वो भी डेटा ड्रिवन ही रहे हैं इकोनॉमी में जनरली, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, तो कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब आपको कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम्स अगर हैं तो आप प्लीज़ बताइएगा, हम लोग वो भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में डीप में नहीं जा रहे हैं। तो आपने जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े वहाँ से तो आ ही रहा है, लेकिन डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो डेटास को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जहाँ भी कोई नई डेटा अभी भी रिलीज़ अगर कोई होता है, कोई न्यूज़ में कोई डेटा है, कोई स्कीम से रिलेटेड है, किसी लास्ट जो बजट का है, बजट तो खैर हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन लास्ट जो बजट्स के डेटाज हैं या कुछ भी हैं वो आप प्लीज़ एक बार देखिएगा। ऑलराइट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम 1997 ये लॉन्च की गई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा विद इफेक्ट फ्रॉम। तो वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम 1997 ये लॉन्च की गई थी 1 जुलाई 97 से। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, इन्होंने अनाउंस किया था अक्टूबर 2016 में दैट अंडर द इनकम डिक्लेरेशन स्कीम IDS 2016 द अमाउंट ऑफ डिक्लेयर्ड ब्लैक मनी टिल September 30, 2016 इज़ अबाउट। तो देखिए उस समय ये 65,250 करोड़ थी। अभी का डेटा इन्होंने नहीं दिया है। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं। जनरली आफ्टर एवरी 5 years फाइनेंस कमीशन इज़ अपॉइंटेड टू इंडिया 2। तो क्या काम होता है फाइनेंस कमीशन का? फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जो शेयर है आपका रेवेन्यूज़ का वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके स्टेट और सेंट्रल में। तो क्या शेयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो फाइनेंस कमीशन डिटरमाइन करता है। सो इट इज़ द आंसर इज़ डी, डिटरमाइनिंग द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द रेवेन्यू ऑफ द इन द सेंट्रल ग्रांट्स एंड द रेवेन्यू ऑफ द यूनियन। सो फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। प्रेसिडेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 280 में, हर 5 साल पे, और एट सच अर्लियर टाइम एज ही कंसीडर्स नेसेसरी। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट एज टू क्या करता है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। जो भी नेट प्रोसीड है टैक्सेस का वो यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे शेयर किया जाएगा, और साथ ही साथ एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स। दूसरा, द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स भी ये डिटरमाइन करता है विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड of the revenue of the states out of consolidated fund of India. Then the measures needed to augment the consolidated fund of state to supplement the sources of पंचायत, ठीक। तो जो सोर्सेज हैं, अब स्टेट के अंदर आ रहा है पंचायत तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो पंचायत के जो सोर्सेज को ऑगमेंट करना है एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन विच इज़ मेड बाय द फाइनेंस कमीशन ऑफ द स्टेट। एंड लास्टली एनी अदर मैटर जो कि इसको रेफर किया जाएगा कमीशन को बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द साउंड फाइनेंस। तो ये सारा काम है फाइनेंस कमीशन का, जो कि आर्टिकल 280 के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेड डाउन। तो ये बहुत ईजी हो गया अब आपके लिए। आर्टिकल 280, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज डन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज़ टू, अगेन तो डिस्ट्रीब्यूट करना रेवेन्यू को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एनुअल बजट प्रिपेयर करना इनका काम नहीं है। प्रेसिडेंट को एडवाइस देना फाइनेंशियल मैटर पे, ये भी इनका काम नहीं है, ठीक है। और एलोकेट द फंड्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखिए फंड्स मिनिस्ट्रीज़ को क्या देना है ये एलोकेशन फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं डिसाइड करती है, ठीक है। तो ये इनका काम है बेसिकली। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका प्राइमरी जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज़
again to give the recommendation of the distribution of tax revenue between the union and the state. The non-plan grants of the state by the central government are made on the recommendation of. तो नॉन प्लान ग्रांट्स जो होती हैं स्टेट्स को जो दी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये दी जाती है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे. सो नॉन प्लान ग्रांट्स टू द स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन एज पर द आर्टिकल 280 क्लॉज 3 क्लॉज बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ फाइनेंस कमीशन कि वो रिकमेंडेशन दे प्रेसिडेंट को एज टू द प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड of the revenues of the states out of consolidated fund of India. Next is consider the following statements with regard to the planning commission and finance commission, and the state which of these is not correct. So both the planning and finance commissions are institutions for the transfer of resources from the center to the state. ठीक है. रिकमेंडेशंस गिवन बाय बोथ आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. देखिए ये एडवाइजरी बॉडीज़ हैं, रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है इनकी. ठीक है, एडवाइस दे सकती हैं, अपना से रख सकते हैं, बट इनका रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होते हैं. वाइल पीसी इज़ अ परमानेंट बॉडी. देखिए पीसी इज़ प्लानिंग कमीशन, प्रियंका चोपड़ा नहीं समझना है. सो पीसी एक परमानेंट बॉडी है. एफसी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूट की जाती है 5 ईयर्स पे. हालांकि अब ये भी रिप्लेस हो गया है नीति आयोग के साथ, तो इसकी परमानेंसी भी ख़त्म हो गई, नीति आयोग इस्टेब्लिश कर दिया गया. फाइनेंस कमीशन अवार्ड्स नॉन प्लान रिसोर्सेज, जबकि प्लानिंग कमीशन एलोकेट्स प्लान रिसोर्सेज. ठीक है, तो इसमें से सेकंड गलत हो जाएगा. रिकमेंडेशंस गिवन बाय बोथ आर बाइंडिंग, सो दे आर नॉट बाइंडिंग एनीवेज. द प्लानिंग कमीशन, नाउ नीति आयोग एंड द फाइनेंस कमीशन बोथ आर रिकमेंडेटरी बॉडीज एंड रिकमेंडेशंस गिवन बाय देम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट. Next, which of the following taxes is not shared by the central government with UP government under the Finance Commission Award? तो इनमें से कौन से जो टैक्सेस हैं वो शेयर नहीं किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं शेयर करता यूपी गवर्नमेंट के साथ. तो देखिए वो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स. सो 80th अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का इन द ईयर 2000, नेट प्रोसीड्स ऑफ ऑल द टैक्सेस आफ्टर डिडक्टिंग द सेस, सरचार्ज एंड कॉस्ट ऑफ कलेक्शन collected by union are shareable with the states. एग्रीकल्चर इनकम टैक्स ये जो आता है ये ऑलरेडी अंडर द पर्व्यू ऑफ स्टेट आता है. तो एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो ऑलरेडी अंडर द पर्व्यू ऑफ स्टेट आता है. एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन लिवाई दिस टैक्स अंडर दिस देयर jurisdiction. It does not come under the finance commission's purview. Which of the following statements about the 15th finance commission? Okay, 15th finance commission के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? 2019 का क्वेश्चन है. 15th फाइनेंस कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन November 27, 2017. सही है. श्री NK सिंह इज इट्स चेयरमैन. सही है. द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन विल कवर द 5-year पीरियड 2020 to 25. ये गलत है. द कमीशन हैज़ बीन आस्क्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय October 30, 2020. ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन 2017 में हुआ था. 15th फाइनेंस कमीशन वॉज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 रिपोर्ट्स. पहली रिपोर्ट जो थी इट वॉज रिगार्डिंग consisting of recommendations for the financial year 2020-21. It was to be submitted to the president on December 5, 2019-20. Commission has been asked to submit its final report with the recommendation for the period of 21 to 26 by October 30, 2020. So 15th Finance Commission submitted its final report to the President on November 9, 2020. ठीक, तो 9 नवंबर 2020 को इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी थी. हालांकि इनसे बोला गया था 30 अक्टूबर तक. कोई बात नहीं, 9 दिन डिले चलता है इंडिया में. सो वो कर दी गई थी. बाकी 2020 से लेके 25 तक का पीरियड इसमें कवर नहीं होगा. 2021 से 26 तक का पीरियड इसमें कवर होगा. What is the share of Bihar in the divisible pool of central tax on the recommendation of 15th Finance Commission? तो ये था 10.06%. Share of Bihar in the divisible pool of central taxes on the recommendation of 15th Finance Commission is 10.06%, which was 9.67 previously on the basis of 14th Commission. Among all the states, UP का जो share है is largest and Bihar का second place पे. UP का share है 17.93%. The recommendation of the 14th Finance Commission for increase the share of net proceeds of union taxes between center and state has been fixed at, तो ये है 42%. 14th Finance Commission recommended the share of taxes to the center to the state to be increased from 32 to 42%. 15th Finance Commission in its report has recommended the share of states and the center's taxes to be decreased from 42% during the 15-20 period
to 41% for 2020, 21 and 21-26 period. The 1% decrease is to provide for the newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resources of the central government. ठीक है, तो ये 42% था ड्यूरिंग द 15-20 पीरियड, तो 41 हो गया था 20-21 और 21 से लेके 26 के पीरियड के लिए. 1% डिक्रीज़ क्यों हुआ था? क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज़ बन गए थे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, उनके लिए रिसोर्सेज के लिए 1% यहाँ से रिड्यूस किया गया था. विद रेफरेंस टू द 14th फाइनेंस कमीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इट हैज़ इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल फ्रॉम 32 to 42%. सही है, 42% था, अब इस बार जो है वो घटा के 41% कर दिया. इट हैज़ मेड रिकमेंडेशंस कंसर्निंग द सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स. सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स के लिए इन्होंने रिकमेंडेशंस दिए हैं. देखिए, द कमीशन हैज़ रिकमेंडेड स्टेट्स शेयर इन नेट प्रोसीड्स ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू डिविजिबल पूल टू बी 42%. ये बहुत ज़्यादा जंप था, 32 से 42, 10% सीधे बढ़ा दिया गया था. 14th Finance Commission has not made recommendation concerning the sector specific grants. 15th Finance Commission has recommended that 41% of the net proceeds of central taxes should be shared with the states. Who was the chairman of the 14th Finance Commission? तो इनके चेयरमैन थे डॉक्टर Y.V. रेड्डी और 15th के श्री N.K. सिंह. According to 14th Finance Commission, the percentage share of states in the net proceeds of the shareable tax central taxable revenue should be, तो ये था 42%. According to 14th Finance Commission, again 42% ही है. Who has been appointed as the chairman of 13th Finance Commission on 14th November 2007? तो ये थे विजय केलकर जी. देखिए, अभी आप पिछले 3 अगर आप देखेंगे तो 13th के थे केलकर जी, 14th के रेड्डी जी, Y.V. रेड्डी, और 15th के श्री N.K. सिंह. ठीक, 13, 14, 15 केलकर जी, रेड्डी and N.K. Singh. So 13th Commission has been constituted in pursuance of the provision of Article 280 of the Constitution by President under the chairmanship of Dr. Vijay L. Kelkar in November 2007. Commission made recommendation covering a period of 5 years, 10 to 15, commencing from 1st April 2010. 15th Finance Commission was constituted on 22nd November 2017 under the chairmanship of N.K. Singh. The period of recommendations made by 13th Finance Commission ये थी आपकी 10 से लेके 15 की. States in the Union Indian Union will receive at last what part of the following percentage of central tax? तो ये देखिए 13th में 32% था, ये भी आप देख लीजिए एक बार. 13th में था 32%, 14th में 10% की जंप हुई और 15th में 1% की गिरावट आई क्योंकि नए यूनियन टेरिटरीज बने थे. What percentage of central tax revenue has been recommended in the 13th Finance Commission? 32%. 13th Finance Commission has proposed that combined debt GDP ratio of the center and the state by the year 2014-15 should be, तो ये इन्होंने बोला था 68% के लिए. Which of the following has been assigned the highest weightage by the 13th Finance Commission of India while recommending the devolution of union taxes? अब ये भी इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछ सकते हैं 15th Finance Commission में क्या है. तो 13th में तो था फिस्कल कैपेसिटी डिस्टेंस. ठीक है, 15th में देखते हैं स्टेबल में, 15th में भी वही है. सो 14th फाइनेंस कमीशन ने यूज़ किया था टर्म डेमोग्राफिक चेंज which was defined as population in 2011. Report for 2021 used the term tax effort. The definition of the criteria is same. ठीक है, बाकी आपका यही ज़्यादा है. ट्वेंटी 21 के लिए भी, 21 से 26 के लिए भी. Which of the following is or are among the noticeable features on the recommendation of 13th Finance Commission? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे. 99% ये यूपीएससी के क्वेश्चन है. आप देख लीजिए. Which of the following is or are among the noticeable features? अब ये फीचर्स पूछ रहे हैं, उस समय ये 2012 का क्वेश्चन है, 13th फाइनेंस कमीशन चल रहा था, फीचर्स पूछे जा सकते हैं. अभी आपसे 15th के पूछे जा सकते हैं. सो अ डिज़ाइन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड अ कॉम्पनसेशन पैकेज लिंक्ड टू अडेरेंस टू द प्रपोज डिज़ाइन. ठीक है, ये फीचर था. अ डिज़ाइन फॉर द क्रिएशन ऑफ लैक्स ऑफ जॉब्स इन द नेक्स्ट 10 years इन कॉन्सोनेंस विद द इंडियाज डेमोग्राफिक
डिविडेंड, देखते हैं, इसके बारे में आइडिया नहीं है. डेवल्यूशन ऑफ अ स्पेसिफाइड शेयर ऑफ द सेंट्रल टैक्स टू लोकल बॉडीज एज ग्रांट्स, ये सही है. स्पेसिफाइड शेयर उन्होंने रखा था उस समय, बाकी बहुत सारे फीचर्स अब याद में नहीं है, देख लेते हैं एक बार. इन द रिकमेंडेशन ऑफ 13th फाइनेंस कमिश्नर, डिजाइन फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विद द कॉम्पनसेशन पैकेज linked to the adherence of the proposed design and the devolution of a specified share of central taxes to local bodies as grants were included, while the design for the creation of lakhs of jobs in the next 10 years in consonance with India's demographic dividend, ये include नहीं था. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं. हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 10th फाइनेंस कमीशन. अब ये तो बहुत पुराना हो गया, तो 10th के थे आपके केसी पंत. केसी पंत जी 10th के थे. एक बार इस टेबल को देख लेते हैं. 15 हुए हैं अभी तक. फर्स्ट आपको याद रखने हैं, फर्स्ट है केसी नियोगी जी, 1951 में बने थे. ये आपको याद भी रखने हैं, जनरली कभी कभी स्टेट्स में भी पूछ लिया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन. सो फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर जो थे वो थे केसी नियोगी जी. 1952 से 57 तक इनका ऑपरेशनल ड्यूरेशन थी. सेकंड थे के संथानम जी, 57 से 62 रहे हैं. देन ए के चंदा 62 से 66, पी वी राजमन्नार 66-69, महावीर त्यागी जी 69 से 74, ब्रह्मानंद रेड्डी जी 74-79, जेम्स शेलत 79 to 84, वाई बी चौहान 84 से 89, एन के पी वी साल्वे 89 से 95, के सी पंत ये 10th के थे जो पूछा गया है 95 से 2000. देन ए एम खुसरो 2000-2005, 12th के थे सी रंगराजन जी 5 से 10, विजय केलकर जी 10 से 15, एंड वाई वी रेड्डी 15 से 20 और एन के सिंह 20 से 26. 20 से 26 मतलब 20 से 21 का एक स्लॉट है और 21 से 26 का एक. ठीक. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया. देखिए आ गया, यूपीपीएससीएस प्री में आए थे ये, तो ये थे श्री केसी नियोगी जी. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, अगेन ये लिस्ट भी इस तरीके की दे दी जाती हैं, तो देख लेते हैं. 9th फाइनेंस कमीशन, 10th, 11th एंड 12th. देखिए 12th के तो रंगराजन जी थे, ऑलराइट, एंड 11th के हो गए आपके खुसरो जी. उसके बाद 10th के अभी लास्ट क्वेश्चन में पूछे थे केसी पंत जी, और 9th के एन के पी साल्वे हो जाएंगे. तो 1342 1342. हु वॉज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन. 12th के थे सी रंगराजन जी. द एक्सटेंट ऑफ मनी ट्रांसफर टू द स्टेट्स आउट ऑफ शेयरेबल पूल ऑफ टैक्स collection according to 12th फाइनेंस कमीशन हैज़ बीन फिक्स्ड एट. तो 12th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से ये फिक्स था आपका 30.5% पे. सो 12th फाइनेंस कमीशन के टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और उन्होंने ऑफ इंडिया ऑन November 1st 2002 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सी रंगराजन जी. द 12th फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड दैट 30.5% ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ यूनियन टैक्स शुड बी शेयर्ड विद द स्टेट. तो देखिए अभी का तो आप याद कर लीजिए 41% है, फिक्स है. ठीक है, पूछा जा सकता है, मे बी देयर में भी माइट बी अ पॉसिबिलिटी, अगर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो 41% आपको याद रखना है. कितना कम हुआ है अगर ये पूछें कि अराउंड 1% कम हुआ है. अब आपको जैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको डील कीजिएगा. 42 से 41 हुआ है, बढ़ा नहीं है, घटा है. 13 से 14 बढ़ा था, ऑब्वियसली 12 से 13 भी बढ़ा था, क्योंकि 12 में अभी हमने देखा कि 30.5 इन्होंने रखा था. 13th में 32 था, 14th में 42 था, लेकिन इस बार घटा था 1%. ऑलराइट, नेक्स्ट 11th फाइनेंस कमीशन. देखिए एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन, रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट बाय द ईयर 2009-10 शुड बी. रेवेन्यू डेफिसिट की बात की तो उन्होंने बोला था 0 होना चाहिए. अभी की बात करें तो एस्टिमेटेड एट 4.7 and 3.8 in 2021-22 revised estimate and 22-23 budget estimates respectively. 11th Finance Commission has recommended that in the tax revenue collected by union, the shareable part of the states will be. तो ये 11th Finance Commission की बात कर रहे हैं. उस समय जो shareable part था वो 29.5 था. देखिए इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, परेशान नहीं हो जी. आप पिछले 3 का थोड़ा सा बस दिमाग में रखिए, क्योंकि जंप हुआ था और उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है, तो स्टडी ग्रोथ बोलते हैं.
स्टडी डिक्रीज़ बोल दें, उसमें आप ध्यान रखिएगा, स्टडी इंक्रीज़ भी नहीं हुआ, स्टडी डिक्रीज़ भी नहीं हुआ, यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद डिक्रीज़ हो गया है। इतना आप याद रखिए, इन्हीं तीनों के आप अभी चेयरमैन याद रखिए और फर्स्ट चेयरमैन याद रखिए। बाकी आप ध्यान दीजिए, जब भी पूछा गया है तो उस पीरियड में पूछा गया है कि कौन चेयरमैन रहे हैं। अब सारे चेयरमैन नहीं याद हम रख सकते हैं, तो उन पीरियड के चेयरमैन हमको जनरली याद है। पिछले 2-3 हमें याद हो सकते हैं, केलकर जी थे, देन वाई रेड्डी जी थे, और अभी जो हैं वो NK सिंह जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 10th फाइनेंस कमीशन द शेयर ऑफ रिसोर्सेज टू बी ट्रांसफर टू द स्टेट फ्रॉम द डिविजिबल पूल विल बी, तो ये 29% था। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 में कमिटीज़ हैं, लिस्ट 2 में कौन उसके चेयरमैन रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इंडस्ट्रियल सिकनेस, देन टैक्स रिफॉर्म्स, और उसके बाद आएंगे आपके रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, तो रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर इन पब्लिक एंटरप्राइजेज, ये रंगराजन जी इसके चेयरमैन रहे। इंडस्ट्रियल सिकनेस की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल सिकनेस, तो ये ओंकार गोस्वामी जी। टैक्स रिफॉर्म्स राजा चलैया कमेटी, और रिफॉर्म्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर, तो ये हो जाएंगे RN मल्होत्रा जी। ठीक है, so first committee was formed under the chairmanship of C Rangarajan on the disinvestment of shares in the public sector enterprises in year 1992. फिर 93 में कमेटी बनाई गई under the chairmanship of ओंकार गोस्वामी for review of the industrial sickness. फिर अंडर 19 राजा जलैया कमेटी बनाई गई 91 में to give recommendation on tax reforms for the reform in insurance sector. A committee was formed in 1993 under the chairmanship of RN Malhotra ji. Recommendations of केलकर टास्क फोर्स relate to, केलकर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन किससे है, तो इनकी है टैक्सेस से। ठीक है, टैक्स रिफॉर्म से। 2 task force were set up in September 2002 under the chairmanship of Shri Vijay Kelkar ji to recommend the measures for simplification and rationalization of direct and indirect taxes. As per the terms of reference, the task force on direct taxes was mandated to make recommendations on the rationalization and simplification of direct taxes, improvement in taxpayer services, and redesigning the procedures for strengthening the enforcement. The task force on the indirect taxes was mandated to make recommendation on simplification, reduction in the cost of compliance of customs and central excise duties, automation of tax administration, simplification of statutory returns, records, procedures for the time-bound disposal of matters, and different aspects of legal provisions to facilitate the taxpayers and to improve the tax compliance. The committee which has recommended abolition of tax rebates under the section 88 of the Income Tax Act of India is, तो ये है केलकर कमेटी. It made recommendation for the elimination of the tax incentive under the section 88, 80L and interest income under section 10 of the Income Tax Act. ये टास्क फोर्स जो है इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी इन दिसंबर 2002. लेटेस्ट कमिटी टू सबमिट its report on tax reforms is known as Kelkar Committee. ये लेटेस्ट जो है ये 2002 का है जो हमने अभी डिस्कस किया था. नरसिम्हन कमेटी 91-98 ये फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड थी, जबकि वाघुल कमेटी जो है वो 1987 में बनाई गई थी कॉल मनी मार्केट के लिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक हैज़ बीन अमेलगमेटेड विद पंजाब नेशनल बैंक. 2005 का क्वेश्चन है ये. Second report of the Kelkar committee dealing with direct and indirect taxes has maintained its original recommendation, including the abolition of exemptions relating to the housing loans. तो इनमें से देखिए एक भी सही नहीं है. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक जो थी इट वॉज एक्वायर्ड बाय ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इन 2004. पंजाब नेशनल बैंक के साथ नहीं थी. केलकर कमेटी ने अपनी सेकंड रिपोर्ट में हैड ऑफर्ड 2 ऑप्शंस रिगार्डिंग द डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन्स फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम. पहला ऑप्शन ये था वाज टू इंसेंटिवाइज बोरोइंग्स फॉर हाउसिंग बाय प्रोवाइडिंग 2% इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन ऑल होम लोन्स बिलो 5 लाख. तो 5 लाख से नीचे अगर ले रहे हो तो 2% की इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी सारे ही होम लोन्स पे अगर 5 लाख से नीचे का घर है.
अदर ऑप्शन जो है, देखिए अभी आप सोच रहे होंगे 5 लाख से नीचे, ये 2005 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय आपको 5 लाख में बजटेबल अमाउंट में घर मिल ही रहा होगा. अदर ऑप्शन would be to continue with the tax treatment of mortgage interest for owner occupied houses, but with a reduction in the amount of mortgage interest deductible from the existing level of 1.5 lakh to 50,000 only. It is to be noted that the committee had originally suggested doing away with the exemption on housing loans in one go or in 3 years by reducing the exemption limit by ₹50,000 every year. ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा. तो ओरिजिनल रिकमेंडेशन मेंटेन नहीं किए थे, उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए थे इसमें सेकंड स्टेटमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं. देन रीसेंट टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, रीसेंट ये 1995 1985 का क्वेश्चन है, हैड बीन अंडरटेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय RJ चलैया कमिटी. सो टैक्स रिफॉर्म कमिटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर RJ चलैया 1991. देखिए ये याद रखिएगा आप, ये ना कौन सी कमेटी, कभी भी 91 की हो, 87 की हो, 85 की हो. आप जैसे मान लीजिए कल को क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग टैक्स रिफॉर्म कमेटी से रिलेटेड कौन नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है. कमिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट नो, तो आप ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा. हर कमेटी अब नहीं कर सकते, अभी की जो रिसेंट कमिटीज़ हैं उनको रखिएगा, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पुरानी कमिटीज़ हैं आप रखिएगा उनको याद में. ध्यान दीजिएगा कि कौन सी कमेटी किससे रिलेटेड हो सकती है. ठीक, तो इसका भी आप एक नोट्स अलग से बना सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़, उसमें 20-30 कमिटीज़ आप लिख लीजिए. रोज़ देखेंगे, रटने की ज़रूरत नहीं, रोज़ देखेंगे तो एटलीस्ट आपको इतना याद हो जाएगा कि कौन सी किससे रिलेटेड है. ऑलराइट, चलिए ये कमिटीज़ रिलेटेड टू, सो रिफॉर्म्स, देखिए इसी तरह क्वेश्चन भी आ सकते हैं. रिफॉर्म्स इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. Which of the following is different from others from the point of view of tax relief to individuals? तो इनमें से अलग कौन सा है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंदिरा विकास पत्र, नेशनल सेविंग स्कीम. तो इंदिरा विकास पत्र अलग है. फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ टैक्स रिलीफ टू इंडिविजुअल्स, नेशनल NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड नेशनल सेविंग स्कीम्स ये सेम है, बिकॉज इन्वेस्टिंग इन देम प्रोवाइड इनकम टैक्स रिबेट. जबकि इंदिरा विकास पत्र में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कोई इनकम टैक्स रिबेट आपको नहीं मिलेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एलिजिबल फॉर एनी इनकम टैक्स रिबेट? सो किसान विकास पत्र, इसमें कोई इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलती है. अ पैन हैज़ इनिशियली अ 5 अल्फ़ाबेट सीरीज लाइक AFZPK 7190K. Here P stands for. So here P stands for. Okay. नहीं, P stands for individual, मतलब P मतलब person. Alright. तो पर्सन कौन हो जाएगा? इंडिविजुअल. फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ओके, सो परमानेंट अकाउंट नंबर इज अ 10 character alphanumeric identifier which is used as an identity proof. It is mainly for the text related purposes. The first 5 characters of PAN are letters from the English alphabet. The next 4 characters are numbers and the last character is also a letter. The fourth character for a majority of PAN holders is the letter P, which stands for person or individual. The other 9 letters that can represent the fourth character are, तो इसमें से P अगर P नहीं है तो उसको रिप्लेस करने के लिए और भी 9 कैरेक्टर्स हैं जो P को रिप्लेस कर सकते हैं. उनका क्या मतलब होगा? अगर C लिखा है मतलब कंपनी है, H लिखा है मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, F है तो फर्म है, A है एसोसिएशन, T ट्रस्ट, B इज़ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, L इज़ अ लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन एंड गवर्नमेंट. ठीक है. पैन कार्ड issued by the income tax department cannot be used for which of the following purpose? प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. तो एड्रेस के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता. परमानेंट अकाउंट नंबर एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है. ऑन द पैन कार्ड, नेम एंड फादर्स नेम ऑफ द पर्सन, डेट ऑफ बर्थ एंड पैन नंबर आर इम्प्रिंटेड. एड्रेस मेंशन नहीं होता है, हैंस ये एड्रेस प्रूफ नहीं है. In the year 2001, the Prime Minister announced a 5-year excise duty holiday for following industries.
तो ये है अर्थक्वेक रेवेज्ड कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये 2001 की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था 5 साल की एक्साइज ड्यूटी हॉलीडे। तो ये तो उस समय कच्छ डिस्ट्रिक्ट में जो अर्थक्वेक आया था उसके लिए किया गया था। द यूनियन बजट 2000 अवॉर्डेड अ टैक्स हॉलीडे फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉर, ठीक है। तो यूनियन बजट सन 2000 वाला जो था, आज से अभी 24 साल पुराना क्वेश्चन है, तो ये 10 साल के लिए उन्होंने टैक्स हॉलीडे दिया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा जी, एंड he announced 10 years tax holiday for industries in northeastern region to promote the industrialization. Consider the following sources of revenue of the panchayats: local authority grant by finance commission, assistance by central cooperative banks, allocation for centrally sponsored schemes NABARD, and allocation from state finance commission. तो of the above the correct source of finance for panchayat would be, तो करेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो जाएगा इसमें, ए बोल रहे हैं, मतलब 1, 2, 3 एंड 5। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को छोड़ नाबार्ड को छोड़ के बाकी सारे ही हो जाएंगे। फॉलोइंग आर द 5 मेजर सोर्सेज ऑफ पंचायत: पब्लिक असिस्टेंस एंड फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्सेस, फी एंड इकोनॉमिक पेनल्टीज। ग्रांट्स में क्या आ जाएंगी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द स्कीम्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फॉर द स्कीम्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमेटी, फ्रॉम फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, फ्रॉम स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये तो ग्रांट्स हो गई। फिर बोरोइंग्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स और सेल्फ इनकम, ये जो है इट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिवाइड बाय द ग्राम पंचायत्स, तो कौन सा टैक्स, अब देखिए सेल्स टैक्स तो नहीं लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रहा है, लैंड रेवेन्यू टैक्स ये सब नहीं, नन ऑफ द। तो लोकल फेयर्स पे जो लगाता है टैक्स वो ग्राम पंचायत लगाता है। Consider the following actions by the government: cutting the tax rate, increasing the government spending, abolishing the subsidies. In the context of economic recession, which of the following actions can be considered a part of fiscal stimulus package? तो टैक्स रेट को कम करना और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना, ये दोनों ही रिसेशन के टाइम पे फिस्कल स्टिमुलस का काम करेंगे। अबॉलिशन ऑफ द सब्सिडीज़ ये फिस्कल स्टिमुलस का पार्ट नहीं है। द मेन सोर्स ऑफ फंड फॉर द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़, NHAI के लिए जो मेन सोर्स ऑफ फंड है वो क्या है, तो वो है सेस, ठीक है। तो ये बनाया गया था नहाई या NHAI एक्ट जो है वो 1988 में बनाया गया था टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अथॉरिटी फॉर द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। मेन सोर्स जो फंड का है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ फ्यूल सेस। तो फ्यूल सेस जो होता है वो इसके NHAI के लिए एक मेन सोर्स ऑफ फंड के तौर पे काम करता है, फ्यूल सेस। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, रेशनिंग इज फिस्कल कंट्रोल, कैश रिजर्व रेशियो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, licensing is comprehensive control, and import quota is physical control. So import quota एक गवर्नमेंट restriction होता है on the quantities of a particular commodity, ठीक है, जो कि इम्पोर्ट की जा सकती हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। यूजुअली इनका गोल क्या होता है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना ऑफ दैट कमोडिटी फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन। सो इम्पोर्ट कोटा एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है फिजिकल कंट्रोल का। मैच लिस्ट कॉलम ए विद कॉलम बी, ओपन जनरल लाइसेंस, ट्राइसेम, होल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कैश रिजर्व रेशो। तो ओपन जनरल लाइसेंस जो है वो एक्सटर्नल ट्रेड के लिए है, ट्राइसेम एम्प्लॉयमेंट के लिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन एंड कैश रिजर्व रेशो डेट कंट्रोल, ठीक है। तो ये हो गए आपके 251 क्वेश्चंस और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे वो होगा प्लानिंग का। प्लानिंग के चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं देख लेते हैं एक बार। ये भी आई थिंक बड़ा ही चैप्टर है। एक्चुअली नंबर ऑफ चैप्टर्स इन्होंने कम किए बट चैप्टर की लेंथ बहुत बड़ी है। 151 क्वेश्चंस हैं देखिए इसमें। उसके बाद हमारा मनी और बैंकिंग आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे वो प्लानिंग का होगा। और बाकी अगर हम देखें तो अभी जो हमारे रेगुलर जो प्लान्स हैं 5 ईयर प्लान्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट पुराने क्वेश्चंस होंगे। जहाँ हम जल्दी निकल सकते हैं वहाँ हम जल्दी इसको करके निकलेंगे, क्विक रिवीजन में ही लेंगे इसको।
बिकॉज प्लानिंग की एक हिस्ट्री देख लेंगे कब आया कब क्या हुआ, लेकिन अगर उसी ईयर से रिलेटेड है और चूँकि अब प्लानिंग बंद भी हो चुका है, बेसिकली प्लानिंग कमीशन को ओवरटेक किया नीति आयोग ने, और जो 5 ईयर प्लान्स थे वो भी अब नहीं हैं, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अगर उसी साल के आते हैं तो वी कैन स्किप दोज क्वेश्चंस, या फिर बस एक नज़र देख के निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे ये हमारा फिजिकल रेवेन्यू वाला क्वेश्चन, सॉरी जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम प्लानिंग का स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, और इसी के साथ आज एनवायरनमेंट का भी हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो अभी आपके लिए इकोनॉमी के ये दोनों हैं, उसके बाद हम एनवायरनमेंट करते हैं। ओके, सो सी यू इन द एनवायरनमेंट चैप्टर। जय हिंद, जय भारत।